एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, जो एग्ज़ाम में क्लास नाइन्थ मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लास नाइन्थ साइंस के पेपर में, चाहे वो मिड टर्म हो चाहे फाइनल हो, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 से रिलेटेड हैं, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम में है। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बस आप इतना याद रखिए, रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी? उन्होंने देखा कि भाई सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्म यानी खुद से बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो जो उसके कॉर्क टाइप का बना होता है, इस तरह से कॉम टाइप के बने होते हैं, उसमें देखा छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे जिनकी संरचना जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम पड़ रही थी। हाँ, तो जो और इन्हीं को कोशिका कहते हैं। तो उसकी तुलना उन्होंने की थी उससे। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कोशिका किसे कहते हैं? तो बताएंगे कि जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, जीवन की जो बेसिक संरचना है। क्वेश्चन क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, किसे कहते हैं। आंसर मैं ओरल बता देती हूँ। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है, यानी जीवन जहाँ से स्टार्ट होता है, कोशिका उसी को कहते हैं। तो कोशिका क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए, जीवन की प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कोशिका का अर्थ भी इन्होंने बताया हुआ, छोटा सा कमरा, वो उसकी तुलना की गई है किससे? मधुमक्खी के छत्तों की जो संरचना होती है ना, देखा ना, कॉम टाइप के होते हैं ना। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? देखिए, अभी जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बोला, कोशिका किसे कहते हैं, तो यह प्रश्न उसका आंसर भी हो सकता है कि जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब यही क्वेश्चन बना दिया कि क्यों कहते हैं इसे। ठीक है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम है। ठीक है, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं ना, उनको करने में ये सक्षम है। तो इसीलिए इसको जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जितनी भी बेसिक इकाई, जो भी बेसिक क्रियाकलाप होते हैं, बेसिक प्रोसेस होते हैं, वो सब करने में ये सक्षम है। तो इस तरह से ये इसका आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि, आप इस पे ध्यान नहीं देना है, सीरियल नंबर पे, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए तो कोशिका श्वसन, व्यर्थ पदार्थों को साफ करना या नए प्रोटीन बनाना या पोषण प्राप्त करना, ऐसे जो भी कार्य होते हैं उसको करने में असमर्थ हो जाती है। ठीक है, इस तरह से कोशिका वो डेड हो जाती है, मृत हो जाती है, और लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पाचित कर लेता है। अब क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आता है कि लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? देखिए, बुक में भी क्वेश्चंस हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट वन भी है, तो इसलिए आप इसको जरूर कीजिएगा कि लाइसोसोम्स को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दिया है, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अभी पीछे भी क्वेश्चन अभी आया जस्ट इससे ऊपर वाला, जब भी कोई कोशिका डैमेज हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी या डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। ठीक है, अपनी ही कोशिकाओं को एंजाइम्स डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इंग्लिश में सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आप बताओगे राइबोसोम में होता है। ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। 8 अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो 4-5 अंतर आप लोग कर सकते हैं। पादप कोशिका, हम इसमें बेसिक अंतर देखिए क्या है कि
प्राय जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है ये, ठीक है, ये छोटे आकार की होती है। इसमें कोशिका भित्ति होती है। मेन बेसिक पॉइंट आप याद कीजिए, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। हरित लवक उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स इसमें उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। 4 पॉइंट तो हो गए बेसिक। उसके अलावा भी आप कर सकते हो, जैसे सेंट्रोसोम और तारक केंद्र जो होते हैं यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं पादप कोशिका में, और यहाँ पर जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। छठा पॉइंट देखिए, इनमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होती है, केंद्रक कोशिका है, और केंद्रक कोशिका बिल्कुल मध्य में होती है जंतु कोशिका के अंदर। इसके अंदर रसधानी बहुत बड़ी होती है, ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे, अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि रसधानी किस में बड़ी होती है, रसधानी इसमें छोटी होती है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो गोल्जी उपकरण का अलग अलग इकाइयों, ठीक है, डिक्टोयोज्म का बना होता है, और इसमें आप देखेंगे आसानी से दिखाई देता है और इसकी संरचना जटिल व विकसित होती है। तो मेनली आप 5-6 पॉइंट भी अगर याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन ये बन जाता है। इसके अलावा इसका चित्र आ सकता है, ये पक्का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों का चित्र बनाना आना चाहिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र आप जरूर बनाइएगा, और उसको लेबलिंग करनी, तो उसके कम से कम 7-8 पॉइंट याद कर लीजिए कौन सा कहाँ पे है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका चित्र बनाइए और लेबल कीजिए। हो सकता है कि चित्र बना हुआ आ जाए और आपको लेबलिंग करनी हो, तो लेबल करने में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से देख लेना, आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किसका क्या नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा। तो आंसर होगा, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिकांग लाइसोसोम्स फट जाएंगे, और लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अपनी ही कोशिका को पाचित कर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बदल बदल के आ रहा है, लेकिन वही पॉइंट निकल रहा है ना। इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रहती है, क्योंकि पदार्थ के अंदर बाहर आसानी से जो भी पदार्थ होंगे वो जा सकते हैं, और कोशिका में जो रासायनिक पदार्थों का संगठन है वो भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली के फट जाने पे। तो ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि प्लाज्मा झिल्ली कहाँ होती है, ठीक है। कोशिका के अंदर के जो भी पार्ट है वो सब आप याद कर लीजिएगा, और लाइसोसोम्स क्या होते हैं। नाउ गोल्जी उपकरण का क्या कार्य है ये भी पूछ सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन में कार्य भी निकल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो क्या होगा। सबसे मेन बात है कि ये ना हो लिख दिया, इसका मतलब अगर ना नहीं लगा होगा तो इसका कार्य भी पूछ सकते हैं, गोल्जी उपकरण का क्या कार्य है। तो ये बच्चे अलग से क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन के अलावा, तो आप ये भी कर लेंगे कि गोल्जी उपकरण ना हो तो क्या होगा जीवन में। देखिए यदि कोई कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं है तो लाइसोसोम्स का बनना बंद हो जाएगा, इसका मतलब गोल्जी लाइसोसोम्स को बनाते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगा, इसका मतलब अपशिष्ट निपटान करते हैं। गोल्जी उपकरण के बिना ईआर में संश्लेषित पदार्थ के कोशिका के अंदर और बाहर विशिष्ट क्षेत्र नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गोल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ईआर जो है एसईआर और आरईआर में डिफरेंस जरूर पूछेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, एसईआर और आरईआर में, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हिंदी मीडियम में भी आप इसका फुल फॉर्म याद कीजिएगा, और दोनों में कम से कम 2 डिफरेंस जरूर याद करना है आपको। लैंग्वेज कोई सी भी क्वेश्चन की हो सकते हैं, लेकिन अगर ये वर्ड नजर आया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कैसे करता है। तो चित्र के द्वारा पूछा जा सकता है, तो इसका चित्र आप लोग देखिएगा, बिल्कुल सिस्टम से याद रखना है। तो पहले मैं चित्र में बता देती हूँ कि अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। जो फिंगर की तरह प्रोजेक्शन है ना, ये फिंगर की तरह प्रोजेक्शन है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। कहीं भी कोई कीड़ा या इसका जो भी फूड पार्टिकल नजर आता है, जैसे ही आता है इसके अंदर ये फंस जाता है और फिर ये अंदर चला जाता है, ठीक है, खाद्य रसधानी के अंदर, वहां पे इसका पूरी तरह से पाचन होता है। तो ये पाचित कर लेता है, जो भी प्रोसेस है सारी इसके अंदर चलती है, और यही हमें लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अमीबा अपने भोजन लिखा ना, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया
के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है, तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन का पाचन करता है। अमीबा की जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली बहुत लचीली होती है, जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। कोई भी भोज्य पदार्थ जब उसके संपर्क में आता है तो जो इसके कूटपाद है, यानी कि जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, कूटपाद जो है फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होता है, कूटपाद क्या होता है, फिंगर की तरह होता है, इससे ये फूड पार्टिकल को घेर लेता है, भोजन के पदार्थ को, यानी जो भी कीड़ा उड़ा है उसको घेर लेगा। और यह एक प्याली नुमा रचना होती है, अभी बताया ना मैंने, या फिंगर की तरह आप बोल सकते हैं इसकी तरह, और जिसे खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी कहते हैं। और उसमें मतलब ये घेर लेता है, रसधानी के अंदर चला जाता है। पाचन क्रिया क्या होती है, एंजाइम के द्वारा होती है। पाचित भोजन निकटवर्ती जो भी साइटोप्लाज्म होंगे वो उसे अवशोषित कर लेंगे, और जो पाचन नहीं होता वो बाहर निकाल दिया जाता है खाद्य रिक्तिका के द्वारा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बता दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी के चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 2 एंड बाकी चैप्टर 8, 9 चैप्टर मैं जल्दी ही आपके सामने वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।